दोस्तों नमस्कार। हम लोगों ने इस सीरीज में अब तक कवर किया हुआ है 1335 सवाल। आज हम लोग 1336 से आगे बढ़ेंगे। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर डैश। वाष्पीकरण का मतलब आप जानते हो, वाष्पीकरण का मतलब होता है जल का वाष्प के रूप में बदलना, और ये वाष्प वायुमंडल में चला आता है। तो अगर वायुमंडल में पहले से ज़्यादा जल वाष्प है तो ऐसे में वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, क्योंकि वायुमंडल नहीं चाहेगा कि और वाष्पीकरण हो, यानी और जल वाष्प रूप में बदल करके वायुमंडल में आए, तो घटेगी, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि वातावरण में नमी अधिक है या फिर वातावरण जो है वो आर्द्र है, यानी कि आर्द्रता अधिक है। तो इन सब का एक ही मतलब है कि वायुमंडल में जल वाष्प पहले से अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? अम्ल के बारे में बताना है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सही है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। अम्ल जब कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, ये भी सही है। उसके बाद है उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण में क्या होता है? अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट। सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, सॉल्ट के साथ क्या बनता है? वाटर, जल। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जलीय माध्यम में H+ देते हैं तो ये सही है। तो सी हमारा यहाँ पर आंसर। निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? जैविक अम्ल का मतलब ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। जैविक अम्ल यानी कि कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल H2CO3 ये अकार्बनिक अम्ल है, ये आंसर नहीं होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल अकार्बनिक है, ये भी नहीं होगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये भी अकार्बनिक है, ये भी नहीं होगा। ऑक्जेलिक अम्ल जो कि टमाटर में आपको मिल जाएगा, ये होता है कार्बनिक अम्ल, डी हमारा आंसर। फेन प्लवन विधि का उपयोग डैश के अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। फेन प्लवन, फेन का मतलब जानते हो, जैसे शैम्पू का फेन होता है, साबुन का फेन होता है, यानी कि झाग। तो फेन प्लवन विधि को हम लोग बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ का मतलब क्या होता है? झाग, ठीक है, झाग। और फ्लोटेशन का मतलब तैरना, यानी इसमें कुछ ऐसा होने वाला है कि झाग तैरेगा। सांद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, इसका आंसर जो है ये सल्फाइड है, सल्फाइड ओर। होता क्या है कि जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर किसी भी धातु का हो सकता है, जैसे मान लो जिंक सल्फाइड है तो जिंक का ये सल्फाइड ओर हो जाएगा, ZnS ये सल्फाइड ओर है जिंक का। यहाँ से क्या होगा? जिंक धातु को प्राप्त किया जाएगा। तो ये जो अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, इसमें कुछ अशुद्धियां भी होती है, इंप्योरिटीज भी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि इस इंप्योरिटी को हटाना पड़ता है, इसे हम लोग गैंग भी बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जो ये धातु का अयस्क है, जो कि एक सल्फाइड अयस्क है, इसमें कुछ अशुद्धियां भी है जिसे हम लोग गैंग बोलते हैं। तो इस अशुद्धि को हटाया जाएगा, इसी प्रोसेस को हम लोग सांद्रीकरण बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो क्या करवाया जाता है यहाँ पर? यहाँ पर देखो क्या करवाया जाएगा। एक टैंक लिया गया है, ये पूरा एक टैंक है। इस टैंक में पानी है और पाइन ऑयल है। इस टैंक में सोल्यूशन है, लिक्विड है, द्रव है, जिसमें कि जल है और पाइन ऑयल है, यानी कि टारपीनी का तेल है। ये जो आपका सल्फाइड और इम्प्योरिटीज है, इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना दिया जाएगा, इसका पाउडर बना दिया जाएगा। और इस पाउडर को इस सोल्यूशन के अंदर, यानी कि इस जल और पाइन ऑयल के अंदर डाल दिया जाएगा। इसमें डालने के बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक यंत्र को डाला गया है, इसमें एयर को भेजा जाएगा, एयर काफ़ी प्रेशर के साथ, एयर प्रेशर के साथ, ताकि ये जो पाउडर है इस पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको आप ऐसे समझ लो ना, जैसे मान लो आपके पास बाल्टी है, बाल्टी में पानी है और उस पानी में आपने क्या करा? डिटर्जेंट पाउडर डाला, सर्फ डाला। सर्फ डालने के बाद क्या करते हो आप? हाथ से उसको मिलाते हो। मिलाने के बाद क्या होता है? जो झाग है या फिर बोलो जो फेन है या फ्रोथ है, ये पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। यही होता है, सेम यहाँ पर यही चीज़ होने वाला है। जब एयर प्रेशर, यहाँ से एयर निकलेगा, ये अच्छे से मिक्स होगा पाउडर इस सोल्यूशन के अंदर, तो देखो यहाँ पर एक झाग बनेगा। इस झाग में सल्फाइड का ओड़ होता है। जैसे मान लो ये जिंक सल्फाइड था, इसको मैंने पाउडर बना दिया और इसमें अशुद्धियां भी है, तो अब जो ये झाग है इसी में ये ZnS है, जिंक सल्फाइड का ओड़ है। दूसरे ओड़ भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर जिंक सल्फाइड ले रहा हूँ। तो सल्फाइड ओड़ इस झाग के अंदर चला जाएगा और जो भी अशुद्धियां होती है ये नीचे बैठ जाती है। देखो जो गैंग लिखा हुआ है, यही अशुद्धियां जो कि नीचे तली में आकर के बैठ गई है। और इस झाग में क्या है? सल्फाइड ओड़ है। अब इस झाग को दूसरे टैंक में निकाल लिया जाएगा, या फिर बोलते हैं दूसरे। तो यही होता है फ्रोथ फ्लोटेशन। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पाइन ऑयल का भी इस्तेमाल होता है। पाइन ऑयल का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि ये जो झाग है ये आसानी से बनता है। यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है, जैसे यहाँ पर देखो एक फ्यूज है जिस पर 5 एम्पियर लिखा हुआ है, एक फ्यूज है जिस पर 16 एम्पियर लिखा हुआ है। फ्यूज को आप जानते हो कि श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, फ्यूज को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यानी अगर यहाँ से मान लो ये 5 एम्पियर का फ्यूज है, तो अगर यहाँ से 5 एम्पियर तक का करंट गया, पास हुआ, तो ठीक है, फ्यूज जो है ये गलने वाला नहीं है, पिघलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा पास होगा करंट यहाँ से, तो ये फ्यूज पिघल जाएगा। यहाँ देख लो 16 एम्पियर वाले में क्या होगा? 16 एम्पियर से अधिक अगर करंट फ्लो होगा तो ये फ्यूज पिघल जाएगा। यह 8 एम्पियर दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूज केवल तभी काम करना शुरू करेगा जब, नहीं ये नहीं होगा,
ये धारा 8 एम्पीयर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? अनुप्रस्थ तरंग को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, ये दोनों ही जो तरंग है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, सोलर रेडिएशन, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, अनुदैर्ध्य तरंग है, और ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यांत्रिक तरंग है। एलील होते हैं, एलील होते हैं जीन का वैकल्पिक रूप। एक ही जीन के अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं एलील। जैसे जेनेटिक्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों एलील्स होते हैं। ये दोनों एलील्स होते हैं जो किसको कंट्रोल करता है? लंबाई को। जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर मटर के प्लांट को चूज किया था मेंडल ने, तो वहां आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, कि कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी मटर के प्लांट को लंबा बनाना चाह रहा था, स्मॉल टी मटर के प्लांट को छोटा बनाना चाह रहा था, बौना बनाना चाह रहा था। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, आखिर दोनों तो लंबाई को ही कंट्रोल कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि लंबाई को कंट्रोल करने वाला जो जीन है, इसके ये दो फॉर्म्स हैं, जो एक लंबा बनाना चाह रहा है, एक छोटा बनाना चाह रहा है। तो ये जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, इसी को हम एलील बोलते हैं। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्रुप है उसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो आई है। अब इस आई जीन के 3 फॉर्म्स होते हैं, आई ए होता है, आई बी होता है और स्मॉल आई होता है। जो आई ए है ये हमारे ब्लड ग्रुप को ए बनाना चाहता है, यानी कि आई ए के कारण हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, आई बी के कारण ब्लड ग्रुप बी होगा, और स्मॉल आई के कारण ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो ये सारे जो 3 फॉर्म्स हैं यहाँ पर, ये इस जीन के लिए एलील्स हैं। इसी आई जीन का ये अलग अलग 3 फॉर्म्स हैं, तो यही होता है एलील। बी हमारा आंसर। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण पेशी ऊर्जा में, और फिर पेशी ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में प्लस ऊष्मीय ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का पेशी ऊर्जा में और पेशी ऊर्जा का गतिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में, क्योंकि जो पैडल मार रहा है उसका बॉडी भी गर्म हो जाता है साइकिल चलाते चलाते, तो ऊष्मीय ऊर्जा में भी होगा। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण इंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? देखो, इंद्रिक का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है इंद्रिक का मतलब क्या होता है तो आप कमेंट करके बताना। लेकिन ये जरूर पता है कि पादप के जो 5 समूह होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनमें सबसे साधारण कौन है? जो सबसे पहले आया होगा। तो थैलोफाइटा के अंदर जो पादप है वो सबसे पहले आए, यानी कि जो शैवाल है वो सबसे पहले आए, तो बी हमारा आंसर। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो, ऊंचाई क्या है? निश्चित है। ऊंचाई क्या है? निश्चित है। तो निश्चित ऊंचाई है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो स्थितिज ऊर्जा नहीं बदलने वाली है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। भले आप वेग बदल दो, वेग बदलने से क्या होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा ना, स्थितिज ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई निश्चित है। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल। तो बल बराबर हमारा होता है संवेग में परिवर्तन बट्टे में समय। संवेग में परिवर्तन बट्टे में समय, यानी कि संवेग में परिवर्तन का जो दर है उसी को हम बल बोलते हैं। संवेग में परिवर्तन दे रखा है 10, समय दे रखा है 0.02। सॉल्व करेंगे तो 500 न्यूटन आएगा। 500 न्यूटन हमारा आंसर। निम्न में से मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। मैक्रो का मतलब होता है जो हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में चाहिए। मैक्रो पोषक यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसे हम लोग मैक्रो बोल देते हैं, और जो कम में चाहिए उसे हम लोग माइक्रो बोल देते हैं। तो माइक्रो में जैसे कि विटामिन हो गया, जो भी विटामिन होते हैं, जो भी खनिज होते हैं, मिनरल्स, ये माइक्रो होते हैं। और मैक्रो में जैसे कि आपका फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, ये सारे क्या है? ज्यादा अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को। विटामिन हमारा आंसर हो जाएगा। ये माइक्रो है, मैक्रो नहीं है। प्रत्येक आवर्त में प्रथम तत्व में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त में अंतिम तत्व में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, जो पहला तत्व होगा, हर आवर्त की मैं बात कर रहा हूं, उसका पहला तत्व समूह 1 में आएगा। समूह 1 में जो भी तत्व आते हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, उसके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है। और जो अंतिम तत्व होता है वो समूह 18 में आता है। तो समूह 18 में जो तत्व है उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, केवल हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है हीलियम को छोड़ करके। तो ये जो बातें हैं ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। घटते नहीं, बढ़ते होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर है, परमाणु क्रमांक के आधार पर है, द्रव्यमान के आधार पर नहीं है, तो ये भी कहना गलत हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों में समस्थानिकों को निकटवर्ती समूह में रखा जाता है। समस्थानिकों के बारे में तो बात ही नहीं करता है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो ये सही है। हमसे गलत पूछा था तो ए, बी, सी ये गलत है। जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है, जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होगा?
यहाँ देखो आप, यहाँ अणु नहीं होगा, मोल होगा, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर में देखो वो मोल दे रखा है, मोल 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 मोल, तो यहाँ पर क्या होगा, मोल होना चाहिए, अणु नहीं होगा। अगर आप अणु लिखोगे तो यहाँ पर अणु लिखना पड़ेगा ना। यहाँ अगर आपने मॉलिक्यूल लिख दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखो ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपका मन अगर आप यहाँ पर 2 मानते हो मॉलिक्यूल, तो यहाँ भी आपको मॉलिक्यूल मानना पड़ेगा, यहाँ भी मॉलिक्यूल, यहाँ भी मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल। अगर आप मोल मानते हो तो यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पर 4 मोल, यहाँ पर 1 मोल, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मोल होगा, अणु नहीं होगा। यहाँ देखो ये लेड नाइट्रेट है, यहाँ पर इसको हीट किया गया, गर्म किया गया। गर्म करने से क्या मिला, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ देखो 1 मोल लिया गया है, यहाँ पर 1 मोल लिया गया है, यहाँ पर देखो 2 मोल लिया गया है। जब 2 मोल लेंगे तब 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, 4 मोल। जब हम 2 लेंगे तो 4 मोल का उत्सर्जन होगा। लेकिन यहाँ पर 1 ही मोल लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सारे में 2 से भाग लगा देंगे। सारे में 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 1/2 बचेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, NO2 गैस का 2 मोल उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? नहीं लेता है वनस्पतिक जनन। वनस्पतिक जनन का मतलब हो गया यहाँ पर कायिक प्रवर्धन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन। तो जब हम पौधों को उगाते हैं, जब हम पौधों को उगाते हैं पत्तियों से, जड़ों से, तना से, तब हम उसे बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, क्योंकि ये सारे कायिक भाग हैं। पौधों के अंदर 2 तरह के भाग होते हैं, कायिक भाग और दूसरा जननिक भाग। तो कायिक भाग के अंदर पत्तियां, जड़, तना ये सब आते हैं और जननिक भाग के अंदर फूल, फल, बीज ये सब आते हैं। तो जब कायिक भाग से होगा तो हम उसे बोलेंगे कायिक प्रवर्धन या फिर बोल दो वनस्पतिक जनन। डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 प्रकार के एलिमेंट के साथ मिलकर जाइलम उत्तक बनते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो जाइलम टिश्यू है, जो जाइलम उत्तक है, ये 4 एलिमेंट्स, 4 कंपोनेंट से बने होते हैं। ब्रैकिड से, ये पहला हो गया, वाहिका यानी कि वेसल्स, ये दूसरा हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा ये तीसरा हो गया और जाइलम फाइबर ये चौथा हो गया। ये 4 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। तो हमारा आंसर ए सही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फ्लोएम की गैर जीवित कोशिका, गैर जीवित कोशिका यानी कि नॉन लिविंग सेल्स को हम कंपेनियन सेल्स बोलते हैं, साथी कोशिका बोलते हैं। तो फ्लोएम के अंदर 4 कंपोनेंट्स देखो कौन कौन से हैं। एक है चालिनी नलिका जिसे हम बोलते हैं सीव ट्यूब, ये पहला हो गया, साथी कोशिका दूसरा हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा तीसरा हो गया, फ्लोएम रेशे चौथा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जाइलम टिश्यू के अंदर केवल ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है तीसरे नंबर का, केवल यही क्या है, जीवित है यानी कि लिविंग है, बाकी सारे के सारे मरे होते हैं। फ्लोएम के अंदर ठीक उल्टा हो जाएगा, इसमें 1 जीवित है, 3 मरे हुए हैं। यहाँ पर क्या होगा, 3 जीवित होंगे और 1 मरा हुआ होगा। फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो केवल फ्लोएम रेशे है, ये 4 नंबर वाला, केवल ये है जो डेड है, बाकी सारे के सारे जिंदा है, जीवित है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि जो साथी कोशिका है ये नॉन लिविंग सेल्स है, गलत हो जाएगा। केवल फ्लोएम रेशे है, फ्लोएम फाइबर्स है, केवल वही डेड है, बाकी सारे के सारे जीवित है, साथी कोशिका भी जीवित है। तो ए हमारा ट्रू है लेकिन बी हमारा फॉल्स है। तो केवल ए सत्य है, बी असत्य है। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, इनमें से चेक करना है। तो यहाँ मैंने पहले बना लिया हुआ है ताकि हमारा समय यहाँ पर बचे, क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय लगता है। यहाँ आप देखो आपसे बोल रखा है कि कार्बन के 1022 परमाणु हैं, कार्बन के 1022 परमाणु हैं। क्या बता सकते हो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है। हम सिंपली 12 लिख देते हैं या फिर 12 AMU लिख देते हैं या फिर हम 12 U लिख देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। तो ये 12 AMU था एक परमाणु का। आपसे पूछा है 1022 परमाणु का, तो मैंने 1022 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो पूरा वैल्यू है, ये आपको मिलेगा AMU में। ये आपको किस में मिलेगा? AMU में। और देखो यहाँ पर ये आप याद रखना, 1 AMU या फिर यूनिफाइड मास बोल दो आप, ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर केजी में बोले तो -27 kg हो जाएगा। ये AMU में था, मैंने क्या करा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये जो पूरा वैल्यू हमें मिलने वाला है वो अब ग्राम में मिलने वाला है। ग्राम में मैं इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि हम आसानी से कंपेयर कर पाए। यूनिट हमें सेम करना पड़ेगा तभी तो हम कंपेयर करेंगे ना। तो चलो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि ये पूरा वैल्यू हमें मिला ग्राम में। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक अणु है, तो हमसे पूछा है 1022 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान 44 हो जाएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 2 है तो 12 + 32 हो जाएगा। तो एक अणु का 44 है, हमारे पास 1022 अणु है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, 1022 से मल्टीप्लाई किया। वापस से हमने क्या करा, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया इस नंबर से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद लोहा का तो आपको ग्राम में दे ही रखा है, ठीक है। उसके बाद है अमोनिया के 0.1 मोल का। तो आप ये बताओ मुझे 1 मोल का द्रव्यमान आप कैसे निकालते हो? मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, आप इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, जो आएगा उसमें ग्राम लगा देना। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 तो 17 इसका आणविक द्रव्यमान है। हमें 1 मोल का चाहिए तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, ग्राम लगा देंगे। हमें 0.1 मोल का चाहिए तो 0.1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1.7 ग्राम आएगा। अब देखो यहाँ पर ए वाले में देखो
10 पे पावर -24 लिखा हुआ है, 10 पे पावर -24 ग्राम, मतलब बहुत 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 ज़्यादा छोटा नंबर है ये बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है। वैसे ही यहाँ पर देखो 10 पे पावर -24 ग्राम है, बहुत छोटा नंबर है। इस दोनों की तुलना में ये 1 ग्राम बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा मान है। और इससे भी बड़ा मान किसका है? 1.7 ग्राम। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपको ध्यान में रखना, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन ने कहा था चाहे पदार्थ तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, परमाणुओं से मिलकर बना होता है जिनके पास अपना खुद का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो डाल्टन हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा? कल ही मैंने आपसे कहा था गैसों का विसरण रेट, विसरण दर सबसे अधिक होता है। तो अगरबत्ती का धुआं, इत्र की वाष्प, धुआं, ये सब तो तेजी के साथ विसरित हो जाएंगे। मेथी पाउडर हमारा आंसर। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश कंपन करते हैं। दो तरह के तरंगे होती हैं, एक को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, दूसरे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग में देखो क्या होता है, वेव यानी कि तरंग जिस दिशा में चलती है उसके समानांतर जो माध्यम के कण होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। जिस दिशा में तरंग चलती है उसके समानांतर, देख लो, उसके समानांतर जो माध्यम के कण होते हैं वो कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ में क्या होगा, जिस दिशा में तरंग चलती है उसके लंबवत कंपन करते हैं माध्यम के कण। ये अंतर होता है ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे कि आपका जो है साउंड वेव है, ट्रांसवर्स अभी आपने देखा था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समानांतर। इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में काफी पूछे गए हैं, तो आप इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि किसमें लंबवत और किसमें समानांतर कंपन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी है। पहले आवर्त में तो केवल हाइड्रोजन और हीलियम है, 2 ही अधातु है। दूसरे में देख लो आप, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, टोटल 5 है। इसके अलावा आप किसी का भी चेक करोगे तो 5 से कम मिलेगा। हमारा आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को कहा जाता है। हमारा आंसर यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। बट ये जो पूछा गया है यहाँ पर, जो डेफिनेशन दे रखा है योगात्मक अभिक्रिया का, ये सही तरीके से नहीं दिया गया है। क्या होता है एडिशन रिएक्शन में? यहाँ पर देखो आप, 2 अणु आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, 2 अणु आपस में जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, इसलिए एडिशन नाम पड़ा है। यहाँ देखो एक इथेन का अणु है और एक हाइड्रोजन का अणु है, एक इथेन का मॉलिक्यूल और दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये आपस में जुड़ चुके हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, यहाँ पर स्टार, यहाँ पर मैंने लगा दिया स्टार, तो यहाँ पर आप देखो, यानी ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये यहाँ जाकर के जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए आप, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, तभी एडिशन रिएक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सीसी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो नहीं हो पाएगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं। क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो चुका है। सिंगल बॉन्ड तो होना ही पड़ेगा क्योंकि कार्बन यहाँ पर देखो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, अब इसको भी जोड़ना है। ऐसे में क्या होगा, एक बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हम ये दोनों हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये आकर के देखो यहाँ पर जुड़ चुका है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। ये होता है एडिशन रिएक्शन। यहाँ देखो हाइड्रोजन को हम जोड़ रहे हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में इसी हाइड्रोजिनेशन का इस्तेमाल होता है। जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? इको लोकेशन बोल दे या फिर बोल दे सोनार का उपयोग किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का उपयोग किया जाता है। पानी की गहराई मापने के लिए, यहाँ पर जहाजों का मतलब क्या है, शिप, पानी की गहराई मापने के लिए। इको लोकेशन बोल दे, इको का मतलब यहाँ पर प्रतिध्वनि है, ठीक है, प्रतिध्वनि। या फिर बोल दे सोनार का उपयोग किया जाता है पानी की गहराई मापने के लिए, पानी की गहराई मापने के लिए, या फिर कोई रुकावट है रास्ते में उसका पता लगाने के लिए इस इको लोकेशन या फिर सोनार का। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि तरंग ऊर्जा का ही एक रूप है, और ये कौन सा ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ध्यान में रखिएगा, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, एटम के बारे में सही नहीं है? 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये गलत हो जाएगा। अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। जो परमाणु का साइज होता है ये 10 पे पावर -10 मीटर के लगभग में होता है, इस रेंज में होता है, 10 पे पावर -10 मीटर के रेंज में होता है, यानी कि ये रेडियस है, त्रिज्या है परमाणु के लिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है, 10 पे पावर -10, यही ऑर्डर होता है, यही रेंज होता है एटम के साइज का। तो ये सही है। परमाणु आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, ये भी सही है। और एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये भी सही है। आंसर हमारा ए हो जाएगा, ये गलत है। तत्व X चतुसंयोजक और Y द्विसंयोजक, इन 2 तत्वों द्वारा बना यौगिक डैश होगा। एक तत्व X है, X जो है इसका ये परमाणु होगा X, और जो तत्व Y है उसका परमाणु Y है। X के बारे में बोला है कि इसका वैलेंसी 4 है और इसका वैलेंसी 2 है। तो जो यौगिक बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, तो X2Y4 हो जाएगा। इसको हम और सिंपल तरीका से लिखते हैं XY2,
यानी इस दोनों का HCF लो, उससे भाग लगा दो, 2 4 का HCF 2 आएगा, 2 से भाग लगा दो 2 में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4/2 तो 2 हो जाएगा। तो 1 हम लिखते नहीं हैं, 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, 1 हटा देंगे, XY2 यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 होता है, ये आपको समझ जाना है। सी हमारा आंसर। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान डैश कहलाता है। वेग समय ग्राफ का जो ढलान होगा यानी कि जो स्लोप होगा ये देगा आपको त्वरण, ठीक है, त्वरण। और जो आपका ST कर्व होगा, ST कर्व यानी कि विस्थापन समय कर्व या फिर बोल दो दूरी समय कर्व, इसका जो ढलान होगा ये क्या देगा, इसका ढलान आपको दे देगा वेग, ठीक है। दूरी समय ग्राफ में जो ढलान मिलेगा वो वेग देगा, वेग समय ग्राफ में जो ढलान मिलेगा वो त्वरण देगा। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। मैंने पहले ही आपसे कहा था, कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय गति कर रहा है, कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो उस मोशन को करवाने वाला एक बल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सी हमारा राइट आंसर। और ये अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या है, केंद्र की ओर, ठीक है, केंद्र की ओर। अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है ये केंद्र की ओर होती है। सौर ऊर्जा संग्राहकों में डैश में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। दक्षता यानी कि एफिशिएंसी, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा वो उतना ही ज्यादा सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में। तो यहाँ देखो ये है पैराबोलिक शेप्ड, ये जो कलेक्टर है ये पैराबोलिक शेप्ड, आप देख रहे हो यहाँ से सोलर एनर्जी इस पर गिरती है, सोलर एनर्जी इस पर गिरती है, ये इसको कलेक्ट करता है। ये जो पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर है ये इसको कलेक्ट करता है और फिर इसको कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, यानी कि सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में, सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट होता है ये पैराबोलिक डिश कलेक्टर होता है। डी हमारा राइट आंसर। पैराबोलिक ये एक शेप है, शेप का नाम है, इस प्रकार का जो शेप होता है उसे हम पैराबोलिक बोलते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? अनुवांशिक विकार है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो आपका ग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है ये कम बनता है। ग्लोबिन प्रोटीन कम बनने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो यहाँ पर एनीमिया हो जाएगा। तो थैलेसीमिया के अंदर भी एनीमिया होता है, बट ये अनुवांशिक विकार है, अनुवांशिक बीमारी है। यहाँ पर ऊपर में एक आई बटन दिखेगा, आप इस आई बटन पर क्लिक करो, आपको एक वीडियो मिलेगा जेनेटिक्स चैप्टर का एनसीईआरटी सीरीज के अंदर, उसका आप क्वेश्चन नंबर 74 के बाद का स्लाइड देखो, 2-3 स्लाइड्स मिलेंगे आपको, वहां मैंने सारे अनुवांशिक बीमारियों के बारे में चर्चा किया हुआ है। वो सारी अनुवांशिक बीमारी को आप याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके एक बार देख लेना इस चीज को। एनीमिया हीमोग्लोबिन के कमी के कारण से हो जाएगा। जिस भी कारण से हीमोग्लोबिन के लेवल में कमी हो, जिस भी कारण से हीमोग्लोबिन के लेवल में कमी हो, जैसे यहाँ देखो ग्लोबिन प्रोटीन कम बनने से क्या हुआ, हीमोग्लोबिन कम बनता है। तो किसी भी कारण से हीमोग्लोबिन अगर कम बन रहा है तो एनीमिया हो जाएगा। आयरन की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आप जानते हो कि आयरन होता है, तो अगर आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी तो एनीमिया। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और कैंसर के तो कई सारे कारण हैं। कैंसर में होता क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है, कोशिकाओं का विभाजन होता है अनियंत्रित रूप से। नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो अलग है उसका चयन करें। यहाँ आपको फॉर्मूला दे रखा है और यहाँ IUPAC नाम दे रखा है। एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह OH होता है, और जो जनरल फार्मूला होता है वो आप ध्यान में रखना CnH2n+1OH, ये फार्मूला होता है। हमारा आंसर यहाँ पर A हो जाएगा। वो क्यों, ब्यूटेन है यहाँ पर, तो ब्यूट के लिए कार्बन की कितनी संख्या, 4, तो यहाँ पर हम C4 डालेंगे, यहाँ पर N बराबर हमारा 4 हो जाएगा क्योंकि 4 कार्बन होता है ब्यूट के अंदर। C4H2 × 2+1 और OH, यहाँ से हमारा निकल करके आएगा C4H, सॉरी यहाँ पर 2 × 4 हो जाएगा, तो ये 9OH। ये ब्यूटेनॉल का फार्मूला है, ब्यूटेनॉल का फार्मूला है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, C4H8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप सारे चेक कर लेना, सारे में जो फार्मूला लिखा हुआ है सही है। गति का प्रथम नियम डैश की परिभाषा देता है। गति का जो पहला नियम है ये बल की परिभाषा देता है। गति का जो दूसरा नियम है ये बल के परिमाण के बारे में बताता है कि बल का परिमाण क्या होगा, और तीसरा नियम बल के गुण के बारे में बताता है। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है? श्वसन प्रक्रिया में, रेस्पिरेशन के अंदर हीट इवॉल्व होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तने के माध्यम से प्रजनन करना, जड़ के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था। गुलाब हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गुलाब का पौधा लगाना चाहते हो तो एक गुलाब के पौधे से तना काट करके ले आओ और उसको मिट्टी में लगा दो, एक नया गुलाब का पेड़ उग जाएगा। ब्रायोफाइलम में आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइलम में प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है लीफ के सहायता से। जो ब्रायोफाइलम की जो पत्ती होती है, जो ब्रायोफाइलम की पत्ती होती है, इसके मार्जिन पे इस प्रकार के छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं। यही जब छोटा सा प्लांट है ये टूट करके गिर जाएगा नीचे मिट्टी में, जमीन पर, तो यहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। विद्युत परिपथ
यानी कि कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, समानांतर और श्रेणी, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। 2 हमारा आंसर हो जाएगा। सीरीज वाले में क्या समान होता है? श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? धारा, विद्युत धारा यानी कि करंट। करंट क्या होगा? सेम होगा। जितने भी प्रतिरोधक लगे होंगे सारे में करंट सेम होगा। और पैरेलल वाले में, समानांतर वाले में क्या समान होगा? विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किस में हमेशा वृद्धि होती है? जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हो तो जो धात्विक गुण है, मेटेलिक कैरेक्टर, ये घटता है, और जब आप समूह में ऊपर से नीचे आते हो तब ये बढ़ता है। हमारा आंसर यहाँ पर धात्विक गुण हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? इस ग्रह पर जी का मान मतलब समझ लो, ग्रह के सतह पर। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है तो पृथ्वी के सतह पर जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप मान याद रखते हो। फॉर्मूला क्या होता है जी का? सतह पर। याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ये सतह पर है, ठीक है, ऊपर, पृथ्वी के ऊपर हाइट पर नहीं या फिर नीचे नहीं, सतह पर। कैपिटल जी कैपिटल m बटे में r स्क्वायर, कैपिटल r स्क्वायर। यहाँ कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, कैपिटल R यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या है। जब आप सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर द्रव्यमान का वैल्यू डालोगे, यहाँ पर त्रिज्या की वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब एक ऐसा ग्रह है जिसका जो द्रव्यमान है ये पृथ्वी के द्रव्यमान के आधा हो चुका है और त्रिज्या ये आधी हो चुकी है, यानी द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही आधे हो चुके हैं। अब हम जी का मान निकालेंगे। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे। इस वाले फॉर्मूले को आप किसी भी प्लेनेट के सतह पर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग यहीं पर लगाएंगे, फिर से यही लगाएंगे। कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द्रव्यमान पहले का आधा हो चुका है तो m/2 मैंने यहाँ पर डाल दिया। त्रिज्या पहले की आधी हो चुकी है तो r/2 मैंने यहाँ पर डाल दिया। समझ में आया? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 गुणे में gm बटे में r स्क्वायर। अब ये जो पूरा वैल्यू यहाँ पर है, क्या ये यही है? और इसका वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने 2 रहने दिया और गुणे में 9.8 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया यहाँ से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा C, तो C हमारा आंसर हो जाएगा। डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। बीज के 3 भाग होते हैं। एक तो आपका सीड कोट होता है, बीज आवरण, उसके बाद एम्ब्रियो हो गया, बीज में एम्ब्रियो है, और इस एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने वाला एंडोस्पर्म होता है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भ्रूणपोष। इसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। C हमारा आंसर। ये जो एंडोस्पर्म है ये इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है। ध्वनि की प्रबलता यानी कि लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है। प्रबलता यानी कि लाउडनेस। कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा बोलता है, जोर से बोलता है, तो बोलते हैं कि लाउडनेस ज़्यादा है। जैसे शेर दहाड़ रहा है तो हम बोलेंगे कि शेर के दहाड़ने में लाउडनेस ज़्यादा है। और अगर कोई धीमा बोल रहा है यानी कि लाउडनेस कम है। तो डेसिबल में हम लोग मापते हैं। स्मॉल d कैपिटल B से हम लोग डिनोट करते हैं डेसिबल में। हमारे कानों के लिए जो सबसे बेस्ट लाउडनेस है वो है 45 डेसिबल, यानी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इतना सुनो या फिर इससे कम सुनो, साउंड की लाउडनेस अगर इतना हो या इससे कम हो तो हमारे कानों को कोई नुकसान नहीं है। इससे आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे हमारे कानों के लिए नुकसानदेह होते चला जाएगा। 80 डेसिबल, यानी अगर साउंड की लाउडनेस 80 डेसिबल या इससे ऊपर है तो इससे मनुष्य का कान बहरा हो सकता है। अगर 150 डेसिबल की अगर साउंड है तो ये व्यक्ति को पागल कर सकती है। इतनी लाउडनेस वाली अगर ध्वनि कोई व्यक्ति सुने तो वो पागल हो सकता है। हो जाएगा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। इतना ये काफी हो सकता है। 80 डेसिबल तक के साउंड सुनने से क्या होगा? 80 डेसिबल या फिर इससे ऊपर व्यक्ति बहरा हो सकता है। और बेस्ट जो है हमारे कान के लिए वो 45 डेसिबल है। इसके अलावा आप याद रखेंगे आयाम बढ़ने से प्रबलता बढ़ती है, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ने से लाउडनेस बढ़ती है और एम्पलीट्यूड घटने से लाउडनेस घटती है। आवृत्ति बढ़ने से तारत्व बढ़ती है। आवृत्ति बढ़ने से यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से पिच बढ़ती है। अगर पिच अधिक है तो आवाज पतली होती है। महिलाओं की आवाज सामान्यतः पुरुषों की तुलना में पतली होती है, क्योंकि महिलाओं के वोकल कॉर्ड से जो साउंड वेव निकलती है उसकी पिच अधिक होती है, या फिर बोल दो फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। पुरुषों में अगर बात करें तो आवृत्ति कम होती है, इसलिए पिच कम होती है, आवाज मोटी होती है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? जब हम किसी साउंड को सुनते हैं तो वो उसका प्रभाव हमारे ब्रेन में 0.1 सेकंड तक रहता है। 0.1 सेकंड यानी कि 1/10 सेकंड तक। ये हमारा आंसर। डैश विद्युत का एक सुचालक है। कार्बन एक अधातु है और कार्बन विद्युत का कुचालक है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, तो कार्बन विद्युत का कुचालक है, लेकिन कार्बन का ही अपरूप है ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक है। तो ये एक अपवाद है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। कार्बन एक अधातु है और इसी का एक अपरूप है ग्रेफाइट जो कि विद्युत का कुछ सुचालक है। बाकी फास्फोरस, नियोन ये सारी अधातुएं हैं तो विद्युत के ये कुचालक होंगे। एक अणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे डैश आयन से जाना जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अणुओं का समूह नहीं होगा, परमाणुओं का समूह होगा। ठीक है, परमाणुओं का समूह होगा। जैसे मान लो कि ये है सल्फेट आयन, ठीक है, ये है सल्फेट आयन, तो
तो ये जो SO4 है ये क्या है? ये अणुओं का समूह है या परमाणुओं का समूह है? परमाणुओं का समूह है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है। 4 ऑक्सीजन के एटम्स है और 1 सल्फर के, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। इसी के ऊपर देखो चार्ज लिखा हुआ है 2- यानी कि -2। तो ये जो -2 चार्ज है ये आप ये मत समझना कि ऑक्सीजन के ऊपर है, ये पूरे इस मॉलिक्यूल के ऊपर है, पूरे इस मॉलिक्यूल के ऊपर है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? बहुपरमाणु। बहुपरमाणु इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने परमाणु मिल करके एक ग्रुप को बना रहा है, 4 है, 3 है, 2 है, इसीलिए हम लोग ये चतुर्थ 2 इन सब पर टिक नहीं मारेंगे, सीधा बहुपरमाणु पर टिक मारेंगे। ये जो अभी आयन है यहाँ पर, इसमें 5 परमाणु है, 5 परमाणु मिलकर के एक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ है और इस पर क्या है? चार्ज है। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? जनरली क्या होता है, जो बर्फ आप जानते हो उसको आप गर्म करोगे तो ये पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा। देखो पहले क्या था? सॉलिड में था ये बर्फ, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होगा और गर्म करोगे तब जाकर के गैस में कन्वर्ट होगा। शुष्क बर्फ में क्या होगा? शुष्क बर्फ ये वाला अवस्था में नहीं आता है। जो शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस है, ये इस वाले स्टेट में नहीं आता है, लिक्विड में नहीं आएगा, सीधा सॉलिड से गैस में, इसलिए शुष्क लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये द्रव अवस्था में आता ही नहीं है, सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब दाब को एक एटमॉस्फेयर से कम किया जाता है, होना चाहिए, जब दाब को हम 1 एटमॉस्फेयर से कम करेंगे तो ये सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कब? जब हम दाब को 1 एटमॉस्फेयर से कम करेंगे। आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हो कि ये गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। आप जानते हो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं ये दूर दूर होते हैं और तेजी के साथ भागते रहते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और भागते रहते हैं, इनके पास एनर्जी अधिक होती है। अगर आप चाहते हो इस गैस को मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर दूं, यहाँ जो है इस गैस को मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर दूं, क्या करना पड़ता है? तापमान को कम कर दूं। तापमान के कम करने से ये होगा कि इनके पास अभी एनर्जी अधिक है, ये भाग रहे हैं इधर उधर, ये शांत हो जाएंगे, ये भागेंगे नहीं। और हम क्या करेंगे? दबाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तापमान को बहुत कम कर देंगे, दबाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। दबाव बढ़ाने से क्या होगा? ये जो कण है, ये जो पार्टिकल्स है, ये पास चले आएंगे, इतने पास चले आएंगे जितने कि ठोस में होते हैं, और ये ठोस अवस्था प्राप्त हो जाएगा। यही किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या होता है यहाँ पर? ताप को बहुत ही कम कर दिया जाता है और दबाव को काफ़ी बढ़ा दिया जाता है, इससे हमें मिल जाएगा सॉलिड CO2। हम लोग जिस वायुमंडलीय दाब पर है वो है 1 ATM। अगर आप चाहते हैं कि 1 ATM पर, इस वायुमंडलीय दबाव पर, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए टेम्परेचर को -78.5 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। ठीक है, तापमान को कितना करना पड़ेगा? -78.5 डिग्री सेल्सियस इस 1 ATM प्रेशर पर। अगर इससे प्रेशर कम करोगे, 1 ATM से कम करोगे तो क्या होगा? दबाव कम हो जाएगा। दबाव कम होगा तो ये सॉलिड से वापस से सीधा गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जीवन काल में कभी न कभी नोटोकॉट होता है, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आंतरिक कंकाल, एंडोस्केलेटन, यानी जो स्केलेटन है, कंकाल है, वो बॉडी के अंदर होता है, तो ये भी सही है। द्विभागीय सममित, ये भी सही है, इसी को बोलते हैं द्विपार्श्व सममित, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री। ये नहीं होगा, ये सही है, तो ये कैसे होगा? व्यासीय सममित, यानी कि रेडियल सिमेट्री, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी। विद्युत परिपथ में डैश होते हैं। विद्युत परिपथ में क्या सब होते हैं? एक तो आपका विद्युत घटक होगा, यहाँ देखो विद्युत घटक लिखा हुआ है, तो बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, कूलर, AC, जो मन करे वो लगा दो। ठीक है, एक विद्युत घटक हो गया, तार हो गया, प्लग हो गया, स्विच ऑन ऑफ करने वाला, और ये विभवांतर पैदा करने वाला, क्योंकि जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। तो संयोजी तार, बैटरी, प्लग, कुंजी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये दोनों क्या है? समस्थानिक है। कौन से तत्व का? क्लोरीन का। क्लोरीन के ये 2 समस्थानिक है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। अब क्योंकि ये क्लोरीन के ही अलग अलग परमाणु हैं, तो डेफिनेटली जो परमाणु संख्या है वो समान ही रहने वाली है, तो उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये सही है। ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, तो दोनों के लिए जो परमाणु संख्या ये 17 ही है, तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं। लेकिन यहाँ देखो परमाणु द्रव्यमान बोल दे या फिर द्रव्यमान संख्या बोल दे, हालांकि अंतर है दोनों में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है, हो सकता है द्रव्यमान संख्या लिखा हो, तो परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो, यहाँ 35 है, यहाँ 37 है। इन दोनों की भौतिक विशेषता अलग अलग होंगी, लेकिन इन दोनों की रासायनिक विशेषता एक समान होंगे, तो ये सही है, ये भी सही है, B, C, D सही है। फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भरी टंकी में, एक टंकी में रखा जाता है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जल के साथ पाइन ऑयल यानी कि तारपीन का तेल, जो कि चीड़ का तेल भी कहलाएगा, क्योंकि चीड़ के पेड़ से ही प्राप्त होता है। बी हमारा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।